दोस्तों अभी कुछ दिन पहले न्यूज 18 की एंकर रूबिका लियाकत ने सोशल मीडिया में ये पोस्ट शेयर किया, खुद को बधाई देते हुए कि कैसे उनका शो गूंज प्राइम टाइम में अपने बैंड में हिट रहा। 5 बजे का शो। वैसे हालत जो न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी की है दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी लगातार श्रिंक हो रही है, उसमें ज़बरदस्त मारामारी है। वैसे रूबिका लियाकत का चैनल भी इन दिनों नंबर 1 चल रहा है, उनका शो भी नंबर 1 चल रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन रंग में भंग पड़ने वाली एक खबर बीच में ऐसी आ गई कि रूबिका लियाकत और उनके चैनल को जाहिर तौर पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इस एक खबर की वजह से। अब स्थिति यह है दोस्तों कि रूबिका लियाकत के इस शो को चैनल वालों को डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश आ गया है एनबीडीएसए से। दोस्तों समाचार प्रसारण एंड डिजिटल मानक प्राधिकरण, जिसको हम एनबीडीएसए कहते हैं, बेसिकली एक ऐसी संस्था है जिसका काम मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर नज़र बनाए रखना है कि कौन सा न्यूज़ चैनल किसी भी तरह से कहीं भी जर्नलिस्टिक गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो एनबीडीएसए बेसिकली इससे पहले भी अलग अलग चैनल्स के अलग अलग एंकर्स को फटकार लगा चुका है और अलग अलग एंकर्स के शोज़ को डिलीट करने की भी आदेश दे चुका है और उन पर जुर्माना भी लगा चुका है और चैनल्स को मानना पड़ता है, ये चैनल्स को करना पड़ता है। इस बार एनबीडीएसए की गाज गिरी है रूबिका लियाकत के उसी शो पर जिस शो के लिए अभी कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत शुक्रिया कह रही थी लोगों को। दरअसल रूबिका लियाकत ने एक शो में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंड किया, पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जिस तरह के उन्होंने जवाब दिया, उसको गलत माना और जर्नलिस्टिक अप्रोच के तौर पर उसको लेकर रूबिका लियाकत की आलोचना की गई है। दोस्तों दरअसल ये शो अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद का है और उसको लेकर एनबीडीएसए ने इस पूरे के पूरे मामले में बाकायदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और रूबिका लियाकत को हिदायत देते हुए एक तरह से फटकार लगाई है। 4 जनवरी को एक आदेश पारित किया गया है। देखिए इसमें लिखा है बार एंड बेंच की खबर में, 4 जनवरी को पारित आदेश में एनबीडीएसए ने चैनल को 28 मार्च 2024 में एक शो प्रसारित किया गया था, उस बहस के कुछ अंशों को हटाने के लिए कहा गया है। दोस्तों एनबीडीएसए के अध्यक्ष और रिटायर्ड जज ए.के. सीकरी ने रूबिका लियाकत का ये पूरा शो देखा और उसमें जो फाइंडिंग्स हैं पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी की, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनके हिसाब से समस्या ये थी कि एंकर ने एक ऐसे मामले में दोष लगाया जो न्यायालय में विचाराधीन था। प्रसारण का ये पहलू न केवल न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों और आचार संहिता तथा प्रसारण मानकों के तहत तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन था, बल्कि नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लंघन था। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को यहाँ पर उदाहरण देते हुए और उसके अलावा भी जो तय मानक है उनको, उसकी कसौटी में जब रूबिका लियाकत के शो को कसा गया तो पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी ने पाया कि एंकर ने एक विचाराधीन मामले में अरविंद केजरीवाल को और उस पक्ष को दोषी बता दिया। और ये कोई पहली बार नहीं दोस्तों, न्यूज़ चैनल में अमूमन किसी आदमी पर आरोप लगते हैं, आरोप तो मैं भी आप पर लगा सकती हूँ, आप मुझ पर लगा सकते, कोई भी किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसको आरोपी की तरह लिखा जाता है। ये शुरुआत न्यूज़ चैनल्स ने 15-20 साल पहले की थी, लेकिन ये अब बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। अब जबकि आप आरोपी तब तक किसी को नहीं कह सकते जब तक उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए, है ना, और दोषी तब कहा जाता है जब उसको उस पर सजा हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई किसी पर भी आरोप लगाता है तो उसके नीचे आरोपी लिख दिया जाता है। और एनबीडीएसए ने इस मामले में रूबिका लियाकत की कहकर आलोचना की कि रूबिका लियाकत ने इस शो को जिस तरह से संचालित किया, वो भूल गई शायद कि केजरीवाल पर केस अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उस वक्त तो केजरीवाल में जेल में डाला गया था जब का ये शो है, पिछले साल का शो है। उसके बाद तो केजरीवाल को जमानत भी मिल गई और उन पर अब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन शो को जिस तरह से चलाया गया वो पूरा एक तरफा लग रहा था, जस्टिस सीकरी का ये कहना था। दोस्तों आगे एनबीडीएसए ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि लियाकत ने उसी बहस में प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया जब बहस में एक पैनलिस्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के मुद्दे पर मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो रूबिका लियाकत खुद सामने आकर मोदी को डिफेंड करने लगी। ये उस शो में पाया गया, शो की फाइंडिंग्स में, ये बार एंड बेंच ने छापा है। जब ये सब कुछ हुआ तो एनबीडीएसए ने कहा, ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए एंकर संयम बरतेगा, पेशेवर लहजा बनाए रखेगा और पैनलिस्ट के साथ आगे पीछे की बहस में शामिल होने से बचेगा, क्योंकि इस तरह की चर्चा सार्थक बहस से ध्यान भटकाती है। दोस्तों इस टिप्पणी का मतलब ये हुआ कि एंकर का काम किसी एक के बयान से उलझना नहीं है। भाई पक्ष कुछ कहता रहेगा, विपक्ष कुछ कहता रहेगा, विपक्ष को जवाब देना नहीं है एंकर का काम, लेकिन एंकर ने वहाँ पर ये किया।
जब अगर विपक्ष का कोई नेता मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो उसमें रूबिका लियाकत का एग्रेसिव होकर जवाब देना समझ नहीं आया, ये इस फाइंडिंग में कहा गया है। और बात भी ठीक है दोस्तों, मोदी पर अगर भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगा रहा है तो वो आरोप लगाने वाला जाने, उसमें एंकर का जवाब देना थोड़ी बनता है। हाँ, अब एंकर अपने आप को अनऑफिशियल बीजेपी प्रवक्ता दिखाना चाहता है तो वो बात अलग है दोस्तों। और रूबिका लियाकत का ये स्टाइल ऑफ एंकरिंग है दोस्तों, ये सीधे उंगली दिखा दिखा के बात करना, चीख चीख कर बात करना और हर चीज़ को अपने ऊपर पर्सनली ले लेना, ये उनका स्टाइल ऑफ एंकरिंग है और वो हर जगह इसको कैरी करती हैं। यही उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाता है, इसीलिए उनको लोग पसंद करते हैं और शायद इसीलिए उनके शो की टीआरपी भी आ रही है। लेकिन फिलहाल एनबीडीएसए ने उस शो के उस हिस्से को हटाने के लिए न्यूज़ चैनल को हिदायत दी है। दरअसल मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने और उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया रूबिका लियाकत ने। एनबीडीएसए कहता है कि रूबिका लियाकत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों न्यूज़ 18 की तरफ से भी इस मामले में बयान जारी किया गया है। न्यूज़ 18 ने कहा है कि एक जिम्मेदार चैनल के रूप में उसने विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े प्रवक्ताओं को बहस में बुलाया था, जो एक संतुलित दृष्टिकोण दर्शाता है। हालांकि किसी की कोई दलील यहाँ पर चली नहीं दोस्तों। बाहर बेंच की इस खबर में साफ लिखा है कि एनबीडीएसए ने जांच में पाया है कि इसमें जो तटस्थता थी उसके सिद्धांतों, अदालती कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग के दिशा निर्देशों और इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन पाया गया है। होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई ऐसे केस पर शो होता है या डिबेट होती है, जो केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तो उसकी कुछ चीज़ें हैं जो एंकर को ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन अब तो हमारे देश में एक बार अगर किसी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया या ईडी की छापेमारी हो गई, उसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया जाता है मीडिया द्वारा। अब देखिए, हेमंत सोरेन इतने महीने जेल में रहे, वो क्यों जेल में रहे, उन पर आरोप सिद्ध हुए क्या? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले कितने महीने हो गए, अब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। और जब दोनों ही नेताओं को जमानत मिली दोस्तों, तो ईडी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी अलग अलग कोर्ट्स ने जहां से उनको जमानत मिली। लेकिन वो बातें नहीं दिखाई जाती हैं। सीधा जब कोई विपक्ष के नेता पर कोई कार्रवाई होती है, खासतौर पर करप्शन के मामले में, ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि सारा जो करप्ट जमात है करप्ट नेताओं की, वो विपक्ष में भरी हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 चैनल ने भी इसमें अपनी तरफ से बहुत दलील दी और ये कहा गया कि जो उस वक्त जर्नलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए थी चैनल द्वारा निभाई गई। लेकिन फिलहाल 7 दिन का वक्त दिया गया है। 7 दिन के अंदर अंदर वीडियो से जिस हिस्से को उल्लंघनकारी माना गया है, मतलब जिस हिस्से में आपत्ति है एनबीडीएसए को, उस हिस्से को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। हालांकि दोस्तों, एनबीडीएसए ने इस तरह की कार्रवाई कोई पहली बार नहीं की है। न्यूज़ 18 के ही एंकर हैं अमन चोपड़ा, उनके एक शो में तो बाकायदा जुर्माना लग चुका है। इसके अलावा दोस्तों अमीश देवगन, इसके अलावा दोस्तों एनबीडीएसए ने पिछले साल कुछ और चैनल्स पर भी जुर्माना लगाया था और उनके शोज़ को भी हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शो कितने महीनों हो गए इसको गए हुए, 2024 का ये शो है। आज जाकर उस पूरे के पूरे मामले में फैसला आ रहा है, तो उसका जो कि राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलना था मिल गया। उसमें जिस तरह से चेहरा चमकाना था एंकर को, उसका चमक गया। शो की टीआरपी जितनी मिलनी थी मिल गई। इतने महीनों बाद मामले में सुनवाई होना और इतने महीने बाद उस मामले में अगर एंकर को फटकार भी लग जाती है या चैनल को वो हिस्सा हटाना भी पड़ता है, तो चैनल की सेहत में इसको क्या ही फ़र्क है। अब अगर आप ये कहें कि चैनल को बड़ी शर्म आ रही होगी कि ऐसी एंकर उनके यहाँ हैं या ऐसे लोग उनके यहाँ हैं जो बेसिक सी बात नहीं जानते कि इतने सेंसिटिव मामले में किस तरह से एंकरिंग की जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है, तो ऐसी ही शर्म, ऐसा लिहाज किसी भी चैनल में अब बचा नहीं है दोस्तों। किसी चैनल को ऐसे शर्म लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही ऐसे किसी फटकार से फ़र्क पड़ता है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो इससे बड़ी फटकार तो हाल के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अलग अलग मामलों में। बल्कि मैं मानती हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स को अलग अलग मामलों में, देखिए हेडलाइंस आपके सामने है, कभी न्यूज़ चैनल्स की एंकर्स को, कभी न्यूज़ चैनल्स को फेक न्यूज़ का प्लेटफॉर्म बताया। जितनी टिप्पणियाँ सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजेस ने न्यूज़ चैनल्स और ख़ास तौर पर गोदी मीडिया पर की है, गोदी मीडिया शब्द यूज़ नहीं किया, हम लोग करते हैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आज से पहले कभी नहीं की है। आज़ाद भारत के इतिहास में कुल मिलाकर मीडिया पर इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी नहीं की गई जो पिछले 10 सालों में की गई। तो शर्म आनी होती तो तभी आ जाती, तो अब क्या आई? अरे ये तो वो चैनल हैं जो युद्ध के नाम पर वीडियो गेम चलाते हैं। ये तो वो चैनल हैं जो पूरे के पूरे चुनाव में विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल ब्लैकआउट कर देते हैं, दिखाया ही नहीं जाता है। लोकसभा चुनाव तो हम सबके सामने गुजरा था ना, भूल गए क्या आप? पूरे चुनाव में दिन रात मोदी जी की रैलियां चलती थी और रैली नहीं चलती थी तो इंटरव्यूज चलते थे। एक एक चैनल को 3-3 बार इंटरव्यू दिए गए और इन इंटरव्यूज में इसी रूबिका लियाकत के सामने मोदी जी ने ये कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ।
ठीक है, परमात्मा से मुझे विशेष ऑर्डर मिलते हैं। अगर कोई थोड़ा भी जर्नलिस्टिक अप्रोच वाला एंकर होता तो वहीं पर मोदी जी को टोकता कि क्या मोदी जी आप अंधविश्वास फैला रहे हैं। मतलब हमारे संविधान में लिखा है कि देश साइंटिफिक अप्रोच पर चलेगा, लेकिन आप अपने आप को भगवान बताकर क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जाती। अरे मोदी से क्या करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ताओं से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है। तो पॉइंट यही है दोस्तों कि इस तरह की कार्रवाइयां हो, अच्छी बात है, लेकिन वक्त पर हो ना। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।